चलो बच्चों, अब चैप्टर 10 की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो दो टाइप का इम्यूनिटी होता है, इनेट जो जन्म से ही मिलता है, एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होने के बाद डेवलप होता है या जब जर्म एंटर करते हैं, ये होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। उसके चार इंपॉर्टेंट फीचर है, डाइवर्सिटी है ना, तो ये देखो डाइवर्सिटी, फिर स्पेसिफिसिटी, फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, और लास्ट इज आपका मेमोरी। तो बहुत ही कैसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है इधर। ओके, नेक्स्ट, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। फिर एक्टिव में आपका देखो इसको दूसरे तरफ से कर सकते हैं, नेचुरल एंड व्हाट आर्टिफिशियल। तो अगर इन चारों को हम लोग कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो टोटल 4 टाइप्स हो जाएंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव। ओके, एंड देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इम्यून सेल, लिम्फोसाइट, इसके 2 टाइप्स होते हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो लिम्फोसाइट टी सेल को क्या करते हैं, जर्म्स के बारे में बता देते हैं। उसमें देखो बी सेल का काम क्या है, बी सेल का काम एंटीबॉडी बनाना, लेकिन कौन सा एंटीबॉडी बनाना, वो टी सेल रिकॉग्नाइज करके देता है। ओके, टी सेल का काम है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और बी सेल को इन्फॉर्मेशन दे देना। तो लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, टी सेल जो थाइमस में डेवलप होता है, इसके लिए थाइमस, और बी जो है वो बर्सा में, टी फॉर थाइमस, बी फॉर आपका बर्सा जो लिम्फ टिश्यू है, और जिनके पास बर्सा नहीं होता है वो बोन मैरो में मेच्योर होते हैं। ओके, बी फॉर बोन मैरो या बर्सा। तो 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट तैयार होता है, हेल्पर टी सेल जो सबसे फंडामेंटल है, ये पूरे इम्यून सिस्टम को एंटीजन की जानकारी देता है। किलर टी सेल जो डायरेक्टली जर्म्स को मारने की कोशिश करता है, और अगर जर्म मर गए तो इम्यून सिस्टम को फिर स्टॉप करना पड़ता है, सप्रेसर टी सेल्स, और ये इन्फॉर्मेशन एंटीजन का इन्फॉर्मेशन मेमोरी टी सेल में स्टोर होता है। फिर बी लिम्फोसाइट जो है उसमें जो एंटीबॉडी तैयार करता है वो प्लाज्मा बी सेल, और जो मेमोरी एंटीबॉडी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उसको कहते हैं मेमोरी बी सेल्स। अभी ये जो टी लिम्फोसाइट है इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है उसको कहते हैं CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और बी लिम्फोसाइट की वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, उसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो डेवलप की जाती है। तो फ्री एंटीबॉडीज जो बनते हैं उनके 3 मेन फंक्शन है, एक्चुअली बहुत सारे हैं। एग्लूटिनेशन मतलब जितने भी जर्म्स हैं वो सब आपस में चिपक जाएंगे, ये पूरा जर्म एंटीबॉडी से कवर हो जाएगा, और फिर उसके एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जिसको एंटीटॉक्सिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर मैच्योर प्लाज्मा सेल देखो 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ओके, फिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, देखो आपको मतलब 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से आपका एंटीबॉडी बनता है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन यहाँ पे ऐड किया मैंने। मोस्ट एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं क्योंकि 2 आर्म्स होते हैं, इसके लिए उसको बाइवेलेंट कहते हैं। ओके, तो लैंस स्टेनर ने 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ओके, ए एंड बी को आरबीसी, इसी पे आपका, हाँ इधर ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अगर आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये आपका है, आपका 2 आपका कौन सा हैवी चेन, और उसके लैटरल साइड पे 2 लाइट चेन होते हैं। ओके, तो 2 हैवी चेन एच चेन और 2 वाट लाइट चेन। तो इसके लिए एंटीबॉडी जो है टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, ये हो गया आपका टिपिकल एंटीबॉडी। ओके, तो ये टिपिकल एंटीबॉडी कौन सा है, IgG टाइप का है, टिपिकल एंटीबॉडी। तो स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरह करना बच्चा, क्योंकि बहुत एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तो पैरासाइट्स भी देखो 2 कैटेगरी होते हैं, जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जो बॉडी के सरफेस पे एक ऐसे रहते हैं, ग्रो करते हैं, ब्लड सक करते हैं या टिश्यू डैमेज करते हैं, वो एक्टो, और बॉडी के अंदर जो रहते हैं टिश्यूज में उसको एंडो। फिर एंडो में भी 2 टाइप होता है, जो सेल के अंदर रहते हैं उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर रहते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, फिर प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है, हाँ यहाँ पे देखो जितने भी डिजीज है उसको मैंने समराइज वाला एक ऐसी वीडियो भी बनाया, उसको भी आप देख लेना मेरे एक ऐसी प्लेलिस्ट में। ओके, तो प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन, प्लाज्मोडियम ओवेल ये रेयर है, मलेरिया रेयर है, और सबसे डेंजरस सेरिब्रल मलेरिया फैल्सीपैरम की वजह से होता है। इसका भी देखो टेबल दिया हुआ है आपका, इसका इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम कब डेवलप होता है उसको अच्छी तरह करना। तो मलेरिया का सिम्टम ओवरऑल 7 से 15 मतलब 1 से 2 वीक के अंदर डेवलप हो जाता है। ओके,
वो डिपेंड करता है कि कौन से वैरायटी ने क्या किया है, अटैक किया है। और इसको स्प्रेड कौन करता है, देखो स्प्रेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, तो बी केयरफुल। ओके, तो जो मॉस्किटो है वो है आपका एनाफिलस, एनाफिलस मॉस्किटो। फिर तो मलेरिया में जो क्लासिकल एपिसोड होता है वो होता है चिल, पहले ठंडी लगेगी जोर से, फिर बुखार आएगा, हीट, और बाद में फिर स्वेटिंग होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल सिम्टम, जो 4 से 6 घंटे में क्या होता है, ये पूरा एपिसोड कंप्लीट होता है, और ये रिपीट होता है हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पीशीज ने अटैक किया। तो WHO ने मलेरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक जो कोर्स दिया है उसको कहते हैं ACT, 5 डिफरेंट टाइप्स के आर्टिमिसिन, ये सबसे यू कैन सी व्हाट आपका इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग। तो और भी दूसरे ड्रग को इसके साथ ऐड करके दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, स्टेटस ऑफ द मलेरिया। तो अमीबियासिस जो आपका एक ऐसी फूड बॉर्न डिजीज है, ओके, एंटीमीबा की वजह से होता है, वो 50% पॉपुलेशन इंडिया को अफेक्ट करता है। लूज मोशन, इसी से आपका फूड पॉइजनिंग को फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, या उसी से सबसे इंपॉर्टेंट आपका लूज मोशन होता है, सीवियर लूज मोशन, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंटरी, डिसेंट्री कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। और फाइलेरियासिस जो है उसके 3 सब टाइप है। लिम्फेटिक सबसे कॉमन, जो लिम्फेटिक टिश्यू का अटैक करता है। सीरस जो एब्डोमिनल यू कैन सी पेरिटोनियम का अटैक करता है। सब क्यूटेनस स्किन के नीचे, ओके, जो रेयर है। फिर फाइलर वर्म का इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखेंगे तो 8 से 6 मंथ तक रहता है, ओके। फिर फाइलेरियासिस को प्रिवेंट करने के लिए एक रामबाण औषध है, डाइथाइल कार्बामाइजिन सिट्रेट, जो जनरली ट्वाइस ए डे लेना पड़ता है, कम से कम 3 वीक तक। उसके बाद में हर वैकेंसी महीने लिया जाता है, ओके, फॉर वैकेंसी व्हाट 5 मंथ तक लिखा जाता है। फिर टाइफाइड का, तो ये आपका टाइफाइड वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन, ओरल वैक्सीन टाइफाइड के अवेलेबल है, ओके। तो 2 वैक्सीन है, ओरल और इंजेक्टेबल। ओरल में आपका TY21A और इंजेक्टेबल में है टाइफाइड पॉलीसैचराइड वैक्सीन, टाइफिम Y-B1 और टाइफेरिक्स, तो ये सब ब्रांड नेम है। तो 2 टाइप के ट्यूमर होता है ना बच्चों, बेनाइन जो लोकलाइज होता है, मेलिग्नेंट जो कैंसरस होता है, ओके। तो बेनाइन हो गया नॉन मेलिग्नेंट, और कैंसरस हो गया मेलिग्नेंट, मतलब कैंसरस जो स्प्रेड वाला है। यहाँ पे मेलिग्नेंट से मतलब स्प्रेड होता है, स्प्रेडिंग टाइप। तो स्प्रेडिंग टाइप के ट्यूमर को ही कैंसर माना जाता है, और नॉन स्प्रेडिंग टाइप के ट्यूमर को खाली प्लेन ट्यूमर कहते हैं, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो 5 टाइप के कैंसर है, देखो आपको मालूम है कौन कौन से, कार्सिनोमा, सार्कोमा, फिर ल्यूकेमिया में आपका देखो उसमें ओमा नहीं है क्योंकि इसमें ट्यूमर नहीं बनता, ओनली कैंसर जिसमें ट्यूमर नहीं बनता है वो है ल्यूकेमिया, और आपका है लिम्फोमा, और फिर एडिनोसार्कोमा, जितने भी ग्लैंड्स के कैंसर हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 टाइप्स के कैंसर। चलिए, तो एड्स को सबसे पहले यूएसए में 1981 में डिस्कवर हुआ था, इंडिया में 1986 में तमिलनाडु में डिस्कवर होता, जनरली इन सेक्स वर्कर्स। तो सेक्स वर्कर्स में इसको डिस्कवर किया गया था, ओके। फिर HIV इज अ स्पेरिकल यू कैन सी व्हाट वायरस, जो RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, RNA वायरस, जस्ट लाइक कोरोना वायरस जैसे ही है, ओके, लेकिन इंटरनल जो कंपोजिशन है उसमें फर्क है। उसमें 2 RNA होते हैं, 2 RNA और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिससे वो DNA बनाता है। तो उसके अंदर 2 कैप्सूल होते हैं, इस RNA को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 कैप्सूल होते हैं, प्रोटीन 17 का मैट्रिक्स प्रोटीन, और फिर बाहर वाला कैप्सिड प्रोटीन P20 यू कैन सी व्हाट 4, ओके। हाँ सॉरी, आपका कैप्सिड जो है इनर वाला जो आपका होता है कैंडी जैसा, और उसके बाहर वाला होता है स्पेरिकल, ओके, जो मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाता है। तो P17 आपका बाहर और P24 सॉरी P24 आपका इनर वाला P24, आउटर वाला P17। और सबसे बाहर जो होता है लिपिड का लेयर होता है, इसकी वजह से बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है, उसमें G120 ये नॉब है, और आपका 41 क्या है, ये स्टॉक ऑफ दिस प्रोटीन। और इसी से HIV जो है वो अटैच होता है टू द टारगेट सेल। उसका टारगेट सेल क्या है, जितने भी सेल जिनके पास CD4 मॉलिक्यूल होता है, ये नीट लेवल पे आपको पूछा जा सकता है, या बोल सकते हैं टी सेल। आपको ना HIV जो है वो T सेल को अटैक करता है, जिससे इम्यून सिस्टम एकदम अफेक्ट होता है। तो एड्स का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसको भी अच्छी तरह करना। एड्स के सिम्टम्स, इसी को हम लोग सिम्टम्स भी कहते हैं या साइंस भी कहते हैं।
तो इसको भी अच्छी तरह करो बच्चों। फिर एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 4 मंथ से 10 ईयर्स के बीच में होता है, जब एड्स के यू कैन सी व्हाट सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं। तो टीनेज इज द एज बिटवीन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हमने पहले ही किया था, प्यूबर्टी इज द फेज जिसमें मेल और फीमेल चाइल्ड जो है ओके वो मेच्योर होने लगते हैं, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव होने लगते हैं। और लीगल एडल्टहुड जो है ये होता है 10 से 19 ईयर्स तक का पीरियड, इसी को टीनेज स्टेज भी कहते हैं, टीन एज स्टेज भी कहते हैं। फिर गवर्नमेंट GOI कहीं पे भी लिखा होगा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से एडोलेसेंस फेज जो है वो है 13 से 19 ईयर्स तक का पीरियड। बी केयरफुल बच्चों, खाली आपको टीनेज या एडोलेसेंस स्टेज बोल दिया तो 10 टू 19 ईयर्स भी चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे कंट्री का जो टीनेज है वो 13 से 19 ईयर्स को माना जाता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस टू, यू कैन सी व्हाट टर्म्स। फिर एडोलेसेंस को भी 3 स्टेज में डिवाइड किया है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड व्हाट लेट स्टेज। तो अर्ली स्टेज का देखो पीरियड दिया हुआ है 10 to 14 ईयर्स, फिर मिडिल ईयर 15 to 17, और लेट हो गया जब वो एडल्टहुड में एंटर करता है 18, जो कि 18 और 20 ईयर्स के बीच को एडल्टहुड स्टेज कहा जाता है। ओके चलिए, ओरिजिनल एवोल्यूशन लाइफ, इसमें बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है बच्चों, तो इसके लिए थोड़े से ही पोर्शन हम लोग करेंगे। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में 3 मेन कंसेप्ट है। ओके तो उसमें आप पहला है जेनेटिक वेरिएशन, इसको अच्छी तरह करना बच्चों। ये जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से होता है? फिर आपका होता है नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन जिसके 2 टाइप्स होते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके देन तो डीएनए ऑफ चिंपैंजी और मैन के बीच में खाली 2.5% का डिफरेंस है, और आपका मंकी और मैन के बीच में 10% का डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं पहले मंकी आए, उसके बाद में एप आए, और उसके बाद में ह्यूमन आए, मैन आए, क्योंकि चिंपैंजी इज नथिंग बट व्हाट, और सबसे बुद्धिमान जो एप है वो चिंपैंजी है। ओके तो अभी क्रेनियल कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टेबल आपका है ह्यूमन का, उसका जितने भी स्टेजेस है उसके क्रेनियल कैपेसिटी को और दूसरे फीचर्स को जरा कर लेना बच्चों, देख लेना। अभी तो वो बाइट करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी अगर आप बाइट करोगे तो किसको करो, डेफिनेशंस को बाइट करो, और कोई वैल्यू वगैरह अगर आप नहीं याद कर तो उसको खाली बाइट करो, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा आप टाइम नहीं दोगे। रीडिंग, प्लेन रीडिंग शांति से अगर आप करोगे दैट इज इनफ। ओके तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देखो क्रेनियल कैपेसिटी दिया हुआ है, होमो हैबिलिस का इस पे आपको मैजो कॉलम आ सकता है। ओके तो देखो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यही कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप। तो इसको मैन विद एप ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें मैन और एप दोनों के फीचर्स हैं। ओके फिर होमो पहला स्टोन एज मैन जो बोलते हैं, आदि मानव, प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्टोरिक मैन, वो आएगा होमो हैबिलिस। ओके फिर होमो इरेक्टस जो सबसे पहला ह्यूमन परफेक्टली स्ट्रेट खड़ा हुआ वो आपका इरेक्टस, निएंडरथाल मैन शॉर्ट ह्यूमन, और आज के मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस। ओके तो उनका क्रेनियल कैपेसिटी दिया हुआ है। ये सीसी की जगह पे देखो एमएल भी आ सकता है, सीसी हो गया क्यूबिक आपका सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 ml। ओके चलिए, प्लांट वाटर रिलेशनशिप चैप्टर 6 देखते हैं। ओके थोड़ा सा रिशफल किया है ओके मैंने, क्योंकि इसमें से भी देखो बहुत कम, एक ही पेज मतलब 1.5 पेज ही आपको करना है। तो वाटर कॉन्स्टिट्यूट देखो 90 से 95% ऑफ द टोटल प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज, और रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी लंबाई 1 to 10 मिलीमीटर होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह का प्रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, क्योंकि ये चैप्टर देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको पहले से। ओके वीडियोस देखना आप। ओके कि व्हाट इज द टारगेट स्ट्रेटेजी फॉर कैन व्हाट बायोलॉजी प्रिपरेशन। ओके तो उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ओके जिससे आप मैक्सिमम क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मार्क्स। तो 4 टाइप के वाटर देखो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल वाटर जो एकदम नीचे चला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक जो सॉइल पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, कंबाइंड वाटर, और फिर कैपिलरी। इसमें कैपिलरी वाटर ही देखो यूजेबल है, इट इज यूज्ड, ओके अवेलेबल, इट इज ओनली वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके प्रेजेंट और अवेलेबल में फर्क है, अवेलेबल खाली कैपिलरी है, सॉइल पार्टिकल के बीच के माइक्रोस्कोपिक गैप में जो रहता है। ओके फिर प्लांट ग्रोथ और मिनरल्स, इसमें भी देखो आपका खाली हार्मोन
टॉपिक है। देखो ये जो चैप्टर्स है छोटे छोटे चैप्टर डिलीट बच्चों फिर से बोला तो डिलीटेड चैप्टर्स जितने भी हैं मतलब जिनमें बहुत कम टॉपिक्स है उनको बिल्कुल भी एक टॉपिक आप छोड़ना मत। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो इसमें हार्मोन वाला पार्ट है, तो 2-फिनॉक्सी हर्बिसाइड जो ऑक्सिन्स है 2,4-D या आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स है, आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स है, इन दोनों को यूज करके ओके वियतनाम यूर में एज ए यू कैन सी व्हाट हर्बिसाइड यूज किया गया था। ओके इसको एजेंट ऑरेंज नाम दिया गया था। तो गिबरेलिन के 150 से ज्यादा वैरायटीज है जिसको हम लोग GA या GB1 से लेके GB150 तक रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें से खाली 30 जो है प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हुए। तो गिबरेलिन में अल्टीमेटली गिबन रिंग होता है जो 4 आइसोप्रेन यूनिट से मिलके बनता है। ओके फिर 7 टाइप ऑफ साइटोकाइनेन्स को प्लांट्स में डिस्कवर किया गया है। साइटोकाइनेन किसके लिए? यही सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है उसके लिए साइटोकाइनेन चाहिए, और ऑक्सीजन सेल ग्रोथ के लिए जरूरत है। तो दोनों मिलके टिश्यू कल्चर में इंपॉर्टेंट होता है। एब्सिसिक एसिड 15 कार्बन वाला सिस क्वाइटरपिनॉइड मॉलिक्यूल है एक्चुअली एक गिबरेलिन और आपका एब्सिसिक एसिड। ओके ये एक्चुअली एक ही एसिड से बनते हैं, मैवेलोनिक एसिड, मैवेलोनिक एसिड, और लेकिन दोनों का फंक्शन एकदम अपोजिट है एक दूसरे से। तो इसका भी देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन पे भी मैंने एक समराइज वैकेंसी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो। ओके चलिए फिर एनहांस्ड फूड प्रोडक्शन, ये भी इसका भी एक खाली माइक्रोस वाला पार्ट जो है और आपका बायोफोर्टिफिकेशन वो पार्ट ही हमको करना है। तो फोर्टिफाइड मेज जो है उसमें अमीनो एसिड होता है ट्वाइस द अमाउंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार बोर्ड में आया है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का अमाउंट डबल होता है। फोर्टिफाइड राइस में 5 टाइम्स ज्यादा आयरन होता है। फिर आपका देखो बायोटेक्नोलॉजी के 2 फेज है, अभी देखो ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उससे भी रिलेटेड है। तो 1971 के पहले जो टेक्निक्स थे उसको ट्रेडिशनल माना जाता है, जैसे मिल्क से, इसमें वाइन इंडस्ट्री, आपका इथाल अल्कोहल, अल्कोहल जो प्रोसेस है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने वाला जो प्रोसेस है वो उसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और मॉडर्न में जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके 1970 के बाद वाला पीरियड जो है। फिर माइक्रोस्कोप देखो यही है जो माइक्रोस्कोप जनरली अल्कोहलिक ड्रिंक्स में है ना, फूड प्रोसेसिंग में वैदिक काल से यूज किया जाता था। 5000 से 700 BC से ये प्रोसेस है, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 15 टाइप के गिबरेलिन्स को आइसोलेट किया गया है जो ओके। सीवेज का देखो कंपोजिशन 99.95 to 99.9% वाटर होता है सीवेज में, और बाकी के वेस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में देखो आपके टॉक्सिन्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, इसकी भी प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। ओके तो आपका BOD जो ऑक्सीजन डिमांड होता है वाटर का बढ़ जाएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 4 बेसिक स्टेप्स है, इसको बच्चों अच्छी तरह करो। ओके 4 स्टेप्स। फिर तो जनरली प्राइमरी ट्रीटमेंट में 50 to 70% सॉलिड्स नीचे जमा हो जाते हैं। ओके तो स्लज बन जाता है एक। ओके प्राइमरी सेटलमेंट में, और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 30 to 40% रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। फिर बायोगैस का देखो कंपोजिशन, मीथेन 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 to 3%, और बाकी गैसेस जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ट्रेसेस होता है। और अच्छा अगर बायोगैस प्लांट काम कर रहा है तो उसमें मीथेन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मीथेन का प्रोपोर्शन कितना अच्छा है, 50 से 60% होगा तभी वो ठीक से बर्न होगा। फिर बायोगैस प्रोडक्शन में भी 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप है, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन प्रोसेस, एसिडोजन से एसिड प्रोडक्शन, और फिर मीथेन प्रोडक्शन, मीथेनोजेनेसिस। ये भी अच्छी तरह करो बच्चों, बायोगैस प्रोडक्शन को पढ़ लेना ठीक से। फिर माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करने कैसे करते हैं, तो 3 तरीके से माइक्रोब यूज होता है, या तो वो जो पेस्ट है उसमें डिजीज प्रोड्यूस करेगा, या उसको मार देगा, या इंटरफेयर करेगा, कंपीट करेगा या इंटरफियर करता है, या उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। ओके तो 3 तरीके से माइक्रोब्स काम करते हैं। और माइकोरिजा जो आपका फंगस और रूट का कॉम्बिनेशन है, 2 टाइप का होता है, एक्टो सरफेस पे और एंडो बॉडी के अंदर, मतलब रूट के अंदर जाके, इसी को वैम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैम, इसको वाम कहा जाता है, VAM, VAM कहते हैं बेस्ट। ओके तो उसका फुल फॉर्म आपको मालूम है, ये इसमें भी दिया था आपका एब्रिविएशन वाला पार्ट में।